क्लास 12 की इतिहास की बुक का चैप्टर 10 जिसका नाम है उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज। इसमें हम ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि उपनिवेशवाद क्या है और उसका ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ख़ासकर हम भारतीय ग्रामीण समाज में देख रहे थे कि भारत में उपनिवेशवाद का क्या असर हुआ और इसने भारत में कितनी इसका कैसा प्रभाव रहा। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव को हम लोग देख रहे थे। इसमें हम लोग देख चुके हैं कि जब भारत को उपनिवेश बनाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत कायम हुई, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर समय समय पर यहाँ के राजस्व व्यवस्था में, भूमि व्यवस्था में कई प्रयोग किए और कई व्यवस्थाएं लाई, जिनमें हम लोग महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की बात कर रहे थे। तो इसमें हम लोग डिटेल में जाके देख चुके हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को और रैयतवाड़ी व्यवस्था को। इसमें हम लोग देख रहे थे कि दोनों ही व्यवस्थाओं में क्या लाभ और क्या हानियाँ हुई और दोनों ही व्यवस्थाओं की क्या विशेषताएं रही। और आज हम लोग महलवाड़ी व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे कि महलवाड़ी व्यवस्था भी जो थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने एक भूमि व्यवस्था के रूप में इसे लागू किया था, तो इसमें कैसे राजस्व की वसूली होती थी, इससे सरकार को में क्या फ़ायदा था और किसानों का क्या नुकसान था, इसका भूमि पर क्या प्रभाव पड़ा, किसानों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो महलवाड़ी व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत के कुछ भागों में लगाया गया था। ये चीज़ नोट कर लेना, महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत के कुछ भागों में लगाया गया था और इसको लागू करने का श्रेय जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को। इन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया और इस महलवाड़ी व्यवस्था का अर्थ को समझने से पहले हम उसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं, तो हमें ये जानने में ज़्यादा आसानी होगी कि महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी। तो महलवाड़ी शब्द बना है महल शब्द से। महल का शाब्दिक अर्थ होता है गांव के प्रतिनिधि, अर्थात जमींदार, जिनके पास अधिक भूमि होती है, अर्थात जमींदारों के पास सामूहिक रूप से लागू की गई व्यवस्था। गाँव को एक महल माना जाता था। इसमें राजस्व जमा करने का काम मुकद्दम प्रधान किसी बड़े रैयत को दिया जा सकता था। ये सरकार को राजस्व एकत्रित कर संपूर्ण भूमि या गांव का कर देते थे। मतलब क्या है कि एक संपूर्ण गांव पर ही कोई व्यवस्था लागू की जाती थी और उस गांव में जो जमींदार होता था या आमिल या प्रधान, उसको उस संपूर्ण गांव से राजस्व वसूली का अधिकार दिया जाता था और वो उस संपूर्ण गांव से राजस्व वसूल करके वो वसूला हुआ राजस्व जो है वो ब्रिटिश सरकार को ले जाकर देता था और इसमें से उसे कुछ हिस्सा मिलता था। आगे कहता है कि समय के साथ साथ इसका राजस्व कर बढ़ा दिया जाता था, जैसे कि 1803-1804 में इन प्रांतों में 188 लाख रुपए एकत्रित किए गए। आगे चलकर यही राजस्व कर 1817 से 18 में बढ़ाकर 297 लाख कर दिया गया। मतलब समय समय पर इसमें जो राजस्व की दर निर्धारित की गई है उसे बढ़ाया जाता रहा। आगे कहता है कि लॉर्ड बेंटिक के काल में भूमि की माप पुनः करवाकर भूमि कर उत्पाद का 1/3 से 1/2 भाग कर दिया गया था। इस व्यवस्था को लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था, लेकिन जब लॉर्ड बेंटिक आए तो उन्होंने इस व्यवस्था में जो उत्पादन के आधार पर जो वसूली होती थी, जो कर निर्धारित की जाती थी, वो 1/3 से 1/2 भाग कर दिया गया था और यह बंदोबस्त 30 वर्षों के लिए लागू कर दिया गया था। इससे कंपनी की आय में वृद्धि हुई, लेकिन जमींदार और कृषक इस व्यवस्था से शोषित हो गए, क्योंकि सरकार द्वारा जमींदारों की जमीनें तो पहले ही छीन ली गई थी। अंग्रेजों द्वारा मांगे गए निश्चित राजस्व को जमा न कर पाने के कारण अंग्रेज उनकी संपत्ति को बेच देते थे। तो इस व्यवस्था के बारे में हम लोग पहले भी ये सब कुछ देख चुके हैं कि अगर ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्धारित की गई लगान को अगर ज़मींदार नहीं दे पा रहा है तो ज़मींदारों की ज़मींदारी जो है वो उनसे ले ली जा रही है और नीलामी के तहत ले ली जा रही है। तो यहाँ पे ज़मींदारों का भी नुकसान है, उनका कोई लाभ हो नहीं रहा है। ऊपर से जो कृषक हैं वो भी अगर किसी कारण से लगान देने में असमर्थ हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है ज़मींदारों के द्वारा। जो ज़मींदारों के आदमी हैं वो लगान वसूली में बहुत ही निर्ममता का प्रयोग कर रहे हैं, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उनकी ज़मीनें हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो कागजात है वो अब साहूकारों के पास रखे हुए हैं कि उन्होंने लगान ना चुका पाने की स्थिति में साहूकारों से अपनी ज़मीनों के कागजात रख कर, अपनी संपत्ति रख कर, अपने जेवरात रख कर उनसे जो है
कर्ज लिया हुआ है और कर्ज नहीं चुकाने के कारण उनके कर्ज की जो ब्याज दर है वो ही इतनी मुश्किल से वो दे पा रहे हैं, तो अपना कर्ज को कैसे चुका पाएंगे, ये वाली स्थिति आ गई है। ऊपर से ज़मींदार जो हैं उनको भी कोई ख़ास फ़ायदा हो नहीं रहा है, वो जितना अत्याचार कर भी रहे हैं, लेकिन अगर किसानों के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं तो वो क्या देंगे। ऐसी स्थिति में वो ब्रिटिश सरकार को समय पर लगान नहीं चुका पाते थे और फिर रियासत का जो नियम था उसके तहत ज़मींदारों की ज़मींदारी नीलाम कर ली जा रही है। तो इस तरह से ना ज़मींदारों को इस व्यवस्था से कोई लाभ हो रहा है और ना ही कृषकों की दशा में कुछ सुधार हो रहा है, ना कृषि की दशा को उन्नत करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ फ़ायदा हो रहा है तो ब्रिटिश सरकार को हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि इस व्यवस्था के क्या परिणाम या क्या प्रभाव हुए। इसके परिणाम से ग्रामीण ज़मींदार बर्बाद हो गए, ऑब्वियस है। एक पदाधिकारी द्वारा दिए गए विवरण से हम इस स्थिति का पता लगाते हैं। एक सर्वे किया गया था और उसमें एक अधिकारी का बयान लिया गया था कि इस प्रभाव के बारे में, मालवाड़ी प्रभाव के बारे में आप कुछ बताएं। तो उन्होंने कुछ बताया है। वो कहता है कि जमा भू राजस्व की दर काफ़ी ऊंची है। ऐसे में मालगुजार राजस्व दाता अपनी स्थिति सुधारने की उम्मीद छोड़ चुके हैं और कर भार को सहने में वे सक्षम नहीं हैं। वे बुरी तरह ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं, बाकी की राशि अदा करने की हालत में नहीं है। इस व्यवस्था के कारण किसान मजदूर बन गए हैं। मालवाड़ी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप अंततः 1830 और 1840 के दशकों में उत्तर भारत में गरीबी, अकाल, मंदी के समय तबाही आई। आगे चलकर इसका विस्फोट 1857 के विद्रोह के रूप में हुआ। मतलब जो स्थिति अभी तक बात जिस पर हो रही थी वही है कि ज़मींदार भी लगान नहीं चुका पाने के कारण अपनी ज़मीनों से हाथ धो रहे हैं और किसान तो फसल ही नहीं उपजा पा रहे हैं। कृषि इतनी ख़राब हो गई जिसके कारण उनको बार बार अकाल का सामना करना पड़ रहा है, मंदी आ रही है, गरीबी आ रही बढ़ रही है। तो ये स्थिति है और इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ है उसमें इनका आक्रोश फूटा है। 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण था चलने वाले कारतूस थे। इससे सैनिक अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रांति कर दी। ब्रिटिश सरकार की ऊपर वर्णित भू राजस्व नीतियों के कारण कृषक, जमींदार और आम जनता अत्यंत परेशान थी। इन सभी ने विद्रोही सैनिकों का साथ दिया। इस प्रकार अंग्रेजों को अपनी उक्त स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश नीति का परिणाम 1857 ईस्वी में भुगतना पड़ा। मतलब अभी तक हम देख रहे हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति के पहले जो शोषण अत्याचारों पे हुए हैं और जो बर्बादी किसानों की हुई है, तो ये किसान उस समय तो कुछ नहीं कर पाए। छोटे मोटे विद्रोह हुए लेकिन उन विद्रोहों को दबा दिया गया, पर उनके मन में ये आक्रोश बहुत दिनों तक रहा। और जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ जिसका कारण तात्कालिक कारण था वो चर्बी वाले कारतूस की घटना, इसके बाद जब सैनिकों ने विद्रोह किया तो इस समय अंग्रेज कृषकों का और जो है नीचे वर्ग के लोगों का अत्याचार जिन पर किया गया था उनका आक्रोश फूटा और उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उन्होंने जो सैनिक हैं जो इस आंदोलन के हीरो थे उनका इन्होंने भरपूर सपोर्ट किया ताकि वो अंग्रेज़ों से लड़े और वो अपनी बर्बादी को बदला तो नहीं कर सकते लेकिन अपनी बर्बादी का गुस्सा वो निकाल सके। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इन सभी राजस्व व्यवस्थाओं के कारण जो कृषकों को जितना दबाने की कोशिश की गई थी, जितना उन पर अत्याचार किया गया था, वो सब कुछ 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय में सामने आया जब किसानों ने बढ़ चढ़कर सैनिकों का साथ दिया था इस युद्ध में, इस विद्रोह में। तो ये थी मालवाड़ी व्यवस्था, जिसके अर्थ को हमने समझा, जिसे लागू करने की व्यवस्था को हमने देखा कि कैसे उसे लागू किया गया, उसका ज़मींदारों पर क्या असर हुआ, किसानों पर क्या असर हुआ और कैसे किसानों का ये विद्रोह जो है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय में फूट कर बाहर आया, आक्रोश। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।